नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह डीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें पढ़ेंगे विद्युत धारा। यहाँ पे चैप्टर का नाम पड़ा है विद्युत धारा, और हम यहाँ पे देखते हैं विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा क्या होता है जान लें हम पहले। धारा क्या होता है? किसी चालक से प्रति सेकंड आवेश की प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो पहला हेडिंग होगा हमारा धारा। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला हेडिंग होगा हमारा धारा, इंग्लिश में कहते हैं करंट। ठीक है, किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। हमारी परिभाषा होगी किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। जब कभी भी किसी भी तार में या किसी भी पदार्थ के धातु होगा, तो उसमें अगर हम चालक में उसमें हम क्या करें? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो उसमें क्या होते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन उसमें आवेश विद्युत धारा को जाने में रोकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आए देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई हमारे चालक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें गुजरने के लिए क्या हो जाएंगे? यहाँ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा। यहाँ पे बीच में क्या होंगे? किसी धातु में, कोई भी धातु यहाँ पे लेंगे, या फिर ये हमारा चालक है, तो इस चालक के बीच में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। जो इलेक्ट्रॉन विद्युत को जाने में क्या करेंगे? इसे रोकते हैं। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये निगेटिव सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? निगेटिव होता है। जब हमारा धनात्मक आवेश यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पास जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? धनात्मक आवेश को जाने के लिए रोकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉनों का मान कैसे होता है और क्यों होता है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा बराबर हमारे पास सूत्र होता है, यहाँ से देख लेते हैं। तो आवेश प्रवाह की मात्रा बटे में समयांतराल। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह की मात्रा बटे में क्या हो जाएगा? समयांतराल। ठीक है, ये आपका सूत्र होगा विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह की मात्रा बटे में समयांतराल। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। अगर इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर आवेश की प्रवाह को क्या मानते हैं हम लोग? यहाँ पे इसका मान होगा क्यों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यों। समयांतराल मतलब क्या होता है? टी होता है, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। तो आई बराबर में क्यू अपान में टी, इसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक, आगे हम लिख सकते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन बराबर हमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मान भी ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक इलेक्ट्रॉन बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यहाँ पे 19 कूलाम हो जाएगा। कितना? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक, आगे देखते हैं। एक कूलाम बराबर अगर हम निकालें तो एक कूलाम बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, या फिर यहाँ पे -19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। -19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसका मान निकालें तो एक कूलाम बराबर कितना हो जाएगा? एक कूलाम बराबर हमारे पास हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ से इसे याद रखेंगे कि 1 कूलम बराबर कितना होता है। यहाँ से टोटली हमें याद रखना है कि ये कितना होता है। यहाँ पे ये अंडरलाइन हम कर दिए इसको, ठीक है। तो एक आवेश, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। अगला यहाँ पे 1 कूलम बराबर होता है 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक। 1 कूलम बराबर हम निकालेंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक। आगे समझते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे निकालेंगे अस्थाई धारा। अस्थाई धारा जो हमारी अगली हेडिंग होगी। अगली हेडिंग हमारे पास क्या है, अस्थाई धारा क्या होता है। अपरिवर्तित धारा को ही अस्थाई धारा कहते हैं। कैसे? अपरिवर्तित धारा को हम क्या कहते हैं, अस्थाई धारा कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं परिभाषा इसके, अपरिवर्तित धारा को, अपरिवर्तित धारा को अस्थाई धारा कहते हैं। अस्थाई धारा कहते हैं, ठीक है। अब हेडिंग होगी हमारी पास अस्थाई धारा। अस्थाई धारा, यहाँ इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो परिवर्तित धारा को हम क्या कहते हैं, परिवर्तित धारा को अस्थाई धारा कहते हैं, ठीक है। किसको? परिवर्तित धारा को, परिवर्तित धारा को हम क्या कहते हैं, अस्थाई धारा कहते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे परिवर्तित धारा को अस्थाई धारा कहते हैं। अस्थाई परिवर्तित धारा को कहते हैं, ठीक है। इतना आप इसके सर ले लीजिए, फिर आगे हम आपको लिखवाते हैं। अब आपका हेडिंग होगा धारा घनत्व, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम देखते हैं, यहाँ पे इस वाले भाग में, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं इधर से, ये भाग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं आपका क्या होगा हेडिंग, धारा घनत्व। यहाँ से हम पढ़ेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व किसे कहते हैं जान लेते हैं। किसी चालक के एकांक परिच्छेद में बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक परिच्छेद से बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे, किसी चालक के एकांक परिच्छेद में से, किसी चालक के, यहाँ पे क्या रहेगा, किसी चालक के एकांक परिच्छेद में से बहने वाली धारा को, धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे समझते हैं क्या है, किसी चालक के एकांक परिच्छेद में से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई तार ले लिया, यहाँ पे ये हमारे पास कोई तार है, यहाँ पे इसमें इतना आने जाने की जगह है, ठीक है। अब इसमें कितनी धाराएं आ रही हैं, कितनी धाराएं जा रही हैं, तो इसकी अगर हम काउंटिंग करना चाहें तो हम यहाँ पे कोई अवरोध लगाते हैं कि मतलब कितने लोग आए और कितने लोग गए। तो इसका क्या होता है, यहाँ पे ये इसका दरवाज़ा हो जाएगा। तो इस दरवाजे से जितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, यहाँ पे इसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, परिच्छेद कहते हैं, या फिर इसे क्या कहेंगे, परिच्छेद कहेंगे। इसका हम क्या करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब धारा घनत्व बराबर सूत्र देख देते हैं कि धारा घनत्व बराबर क्या होता है। धारा घनत्व बराबर हो जाएगा हमारे पास वैद्युत धारा बटे में परिच्छेद का क्षेत्रफल, परिच्छेद का क्षेत्रफल।
यहाँ पे देखिएगा वैद्युत धारा जो होता है, वैद्युत धारा का मान जो यहाँ से कोई भी विद्युत धारा जाएगा तो उसका मान होगा वैद्युत धारा बटे में परिच्छेद का क्षेत्रफल। मतलब ये हमारा तार कितना मोटा है कितना पतला है इसके परिच्छेद के ऊपर निर्भर हो गया, मतलब हमारे आने जाने का दरवाजा कितना बड़ा सा बना हुआ है इसके ऊपर निर्भर होता है। तो यहाँ पे परिच्छेद का क्षेत्रफल होगा, कितना चौड़ा वो है उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सूत्र हो गया है। यहाँ पे धारा घनत्व को हम कहते हैं जैसे डिनोट करते हैं, तो जे बराबर यहाँ पे वैद्युत धारा को कैसे आई से, परिच्छेद का क्षेत्रफल किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे हमने कहा कि ए से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे ए, तो जे बराबर क्या हो जाएगा आई अपान में ए, इसका मात्रक होता है या फिर इसका सूत्र यहाँ पे लिखेंगे मात्रक में ही। तो आई को किसको कहते हैं, आई की जो मान होता है एम्पियर होता है मात्रक। ठीक है, और ए क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है या कोई बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है आपके दिमाग में नहीं ठीक से आ पा रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम आपको और अच्छे से बता जाएंगे। इसकी जो राशि होती है यह कैसे सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। ठीक है, इसकी जो दिशा होगी, ये फिर दिशा भी जान लीजिए, एक रोल बना के लिखते हैं। इसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। किसकी होती है, इसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। विद्युत धारा की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में होती है। ठीक है, अब आपकी अगली हेडिंग होगी अनुनाद वेग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे अगला पढ़ाने के प्रयास करते हैं। ठीक है, ताकि हम इसे रफ कर सके। ये देखते हैं हमारी अगली हेडिंग है अनुदान वेग। ठीक है, इसमें समझते हैं अनुदान वेग की परिभाषा क्या होती है। तो जब हम किसी चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर लगाते हैं तो वह विभवांतर उसके बीच में से जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को या फिर किसी भी मान को, विद्युत धारा के मानों को क्या करता है काउंट करता है, या फिर उसके मानों को परिवर्तित करने का गुण कुछ उसमें होना है, या फिर उसमें कोई भी परिवर्तन होता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुनाद हम वेग कहते हैं। ठीक है, अनुनाद वेग जैसे आप क्या होता है कोई गिटार लेते हो, उसमें भी कोई आप तरंग उसमें तारों के बीच में टच करेंगे तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होगा वो अनुनाद होगा। ठीक है, तो आज देखते हैं जब हम किसी चालक के सिरों के बीच, इसकी परिभाषा लिखते हैं, जब हम किसी चालक के सिरों के बीच, जब हम चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर लगाते हैं, तो उसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उस विभवांतर के कारण होते हैं, वह उस विभवांतर के कारण एक निश्चित दिशा में थोड़ा थोड़ा, एक निश्चित दिशा में थोड़ा आगे बढ़ना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं
आगे बढ़ना शुरू करते हैं जो अतिरिक्त वेग आगे बढ़ते हैं, जो अतिरिक्त वेग आगे बढ़ते हैं उससे अनुनाद वेग कहते हैं, उसे अनुनाद वेग कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जब हम किसी चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर लगाते हैं, जो उसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उस विभवांतर के कारण एक निश्चित दिशा में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जो अतिरिक्त वेग आगे बढ़ते हैं उससे अनुनाद वेग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जैसे कोई भी पदार्थ होता है या फिर किसी चीज़ में अनुनाद उत्पन्न करवाना हो तो कैसे होता है। यहाँ पे हम चित्र बनाते हैं, ये एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई है, यहाँ पे एक कण है, यहाँ पे एक कण है, यहाँ पे एक कण है, यहाँ पे कण ले रहे हैं, ऐसे कई कण हैं। तो यहाँ से कणों को छोड़िए, पहले यहाँ से देखते हैं। जैसे एक कण यहाँ पे है, एक कण यहाँ पे है, तो ये इसके पास जाएगा। तो यहाँ से अगर कोई संपर्क होता है तो यहाँ पे दूसरा कण के पास चला जाएगा, फिर से इसके बाद संपर्क कहीं पर होना चाहिए तो यह आगे चला जाएगा। मतलब बीचों में कहीं भी बीच में कोई कण आ जाता है। जैसे यहाँ से कोई कण चला, टकराया, यहाँ से चला, किसी भी प्रकार से इसमें आवेश उत्पन्न हुआ तो ये यहाँ से चल करके यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से कोई दूसरा कण मिल गया तो इससे टकराने के बाद दूसरा कण जो होगा वो दूसरे कण की तरफ चल देगा या दूसरी दिशा में चल देगा। जिस दिशा में जा रहा होगा वहाँ पे कोई कण मिल जा रहा है तो वहाँ से भी वो दूसरे कण से टकरा जाएगा। तो अगर वहाँ से टकरा तो उसकी दिशाएं भी बदल गई तो वो भी इस दिशा में आ जाएगा। हो सकता है किसी और दिशा में भी जा सकता है। ठीक है, जो नहीं किसी एक ही दिशा में जाए, वो कई दिशाओं में भी जा सकता था, पर एक कण है तो एक ही दिशा में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इस कण से टकराया तो फिर ये इधर चला गया, तो यहाँ इस कण से टकराने के बाद ये कण फिर नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे कोई कण है तो इससे टकरा गया। ठीक है, तो इसमें जो आवेश उत्पन्न होगा, अनुनाद उत्पन्न होगा, उसे हम क्या कहते हैं, ई का मान कैसे, ई का मान यहाँ पे एरो से हम इसलिए दर्शाते हैं कि यहाँ पे ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो यहाँ पे लास्ट वाला मान होगा, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है कोई कण, इसके मान को हम क्या मानेंगे, डी। ठीक है, और कुल यहाँ पे ये कितने क्षेत्र में, यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर ये सारी घटनाएं हो रही हैं तो इसकी कुल लंबाई कितना है, हम यहाँ पे मानते हैं इसकी कुल लंबाई एल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की कुल लंबाई कितना है, एल है। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे। औसत वेग इसका निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इधर इस तरफ वाला देखेंगे तो पॉजिटिव होगा, इस तरफ वाला देखेंगे तो कैसे होगा, नेगेटिव होगा। किसी बॉक्स के अंदर होगा तो जो उसका बाहरी वाला भाग होगा, जो दाएं तरफ होगा, वो धनात्मक और इस तरफ वाला ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं औसत वेग, मतलब इसमें कितना काम हुआ है, कुल कितना औसत है उसका। तो औसत वेग बराबर हमारे पास क्या होगा, औसत वेग बराबर 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड से ये क्या हो जाएगा, मुक्त होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुक्त होगा, मुक्त हो। तो मतलब मुक्त क्या मतलब, यहाँ पे 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यह मुक्त हो यहाँ पे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ठीक है, जो टकराने का गुण उत्पन्न होगा वो कितने पे, 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से होगा। ठीक है, तो औसत वेग बराबर दूसरा देखते हैं, औसत वेग बराबर हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड से अनुनाद वेग इसमें होगा, अनुगमन वेग होगा। क्या होगा, अनुगमन वेग होगा। अनुगमन वेग समझते हैं, अनुगमन वेग को हम कैसे, v से दर्शाते हैं, vd से, अनुगमन वेग को किसे दर्शाते हैं, vd से हम दर्शाते हैं। ठीक है, अनुगमन किसे दर्शाते हैं, vd से। ठीक, इतना समझ में आया है। अगर आपको